जिस रात को परवेज लाई साहब ने नून लीग वालों के साथ दुआए खैर की थी, तो उस वक्त उस दुआए खैर में असलम भूतानी साहब भी शामिल हो गए थे, तो ग्वादर से एमएनए, वो आज़ाद थे, तो उन्होंने अपने आप को मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बना लिया। तो अगले दिन जब परवेज लाई साहब बनीगाला चले गए इमरान खान साहब के पास, तो असलम भूतानी साहब मेरे पास बैठे हुए थे। तो वहां से परवेज लाई साहब उसको फोन कर रहे थे भूतानी से कि आप भी आ जाओ उधर बनीगाला। तो भूतानी साहब उसको कह रहे हैं कि भाई मैं तो आपके साथ दुआए खैर में था और आपने तो वादे वईद किए हैं इनके साथ पीडीएम वालों के, तो मैं उधर किस तरह चला जाऊं। तो उसने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको इधर आना पड़ेगा और ये भी परवेज खटक से बात करो, मैं आपको हलफ दिलवा रहा हूं, आपको फेडरल मिनिस्ट्री मिल रही है। तो भूतानी साहब ने फोन बंद कर दिया, फिर फोन आ गया, फिर फोन बंद किया, फिर फोन आ गया। वो परेशान हो गए। कब असलम भूतानी साहब जो अकेले एक एमएनए थे, उन्होंने उस दिन बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। फिर उनको कुछ और लोगों ने भी फोन किए और मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि खालिद मक्सी के पीछे भी लोग चढ़े हुए हैं कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आप वापस जाएं इमरान खान के पास। तो सच्ची बात है, मैंने समझा कि ये तो जो है बहुत बड़ा कोई ड्रामा हो रहा है कि एक तरफ ऐलान किया गया जी कि कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, और दूसरी तरफ ये जो बलोच सियासतदान है इनके पीछे डंडा लेके चढ़ गए लोग कि वापस चलो। उसके बाद फिर एमक्यूएम के दोस्तों ने भी यही बात बताई कि हमारे पे भी चढ़ाई हुई है कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। उसके बाद जब ये सूरत हाल इन लोगों ने जाके बताई शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, तो उन्होंने जाहिर बात है फिर किसी ना किसी तरीके से कन्वे की होगी। तो उनको बताया गया कि नहीं, इदारा जो है वो एपॉलिटिकल है, इदारे का कोई ताल्लुक नहीं। वादे कर दिया इदारे की पॉलिसी नहीं है, अगर कहीं से कोई मैसेजिंग हो रही है तो ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद मैंने एक मीटिंग में एक इंडिविजुअल था, जो मैंने उसका नाम उसके सीनियर को बताया, पता चला जी ये तो बाजवा साहब का मैसेंजर है। ये तो हो ये रहा था शौकत प्राजा साहब कि फौज बहसियत एक इदारा बिल्कुल सियासत से अपने आप को अलग कर चुका था। इसका फैसला बाजवा साहब की सदारत में जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था, और सारे झैली इदारे जो हैं फौज के, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इस चीज की पाबंदी कर रहे थे कि हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन बाजवा साहब जो हैं वो अपने तौर पे प्राइवेट लोगों के जरिए उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म ना हो, और बाकायदा जो है उन्होंने कुछ रिटायर्ड लोगों को इस्तेमाल किया जो कि बलोच सियासतदानों के पास गए और उनको कहा कि आप इमरान खान का साथ ना छोड़ें। एमक्यूएम वालों के पास गए कि आप इमरान खान का साथ ना छोड़ें, और आखिर में आके फिर चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो उनके हत्थे चढ़ गए। तो वो जो सारी कहानी थी वो मुझे चौधरी शुजात साहब ने बता दी थी। क्योंकि आपका क्या ख्याल है कि अगर परवेज साहब को कुछ लोगों ने कहा कि आपने इमरान खान का साथ देना है, तो शुजात साहब को नहीं कहा होगा। तो शुजात साहब जो हैं उन्होंने ये प्रेशर था, जो क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो उन पे ज्यादा प्रेशर था, तो शुजात साहब ने ये प्रेशर जो है ये इसका सामना किया। और तब जो है वो मैंने फिर ये कहना शुरू किया कि ये जो मीडिया पे टीवी स्क्रीनों पे जो आपको कहानियां नजर आ रही हैं ये कुछ और कहानी। जब पीटीआई वाले कहते थे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ साजिश की है, गैर मुल्की साजिश है, लोकल फैसिलिटेटर हैं, ये है वो है, हम परेशान के अंदर की कहानी कुछ और है कि बीएपी को, एमक्यूएम को, परवेज लाई को बाजवा साहब जो हैं उन्होंने प्रेशराइज किया कि तुमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। मैं अगली भी आपको बात बता देता हूं कि जब नो कॉन्फिडेंस दाखिल करा दी गई, जब सबमिट हो गई नेशनल असेंबली में, तो बाजवा साहब जो हैं वो उनकी इमरान खान साहब के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें डीजीआईएसआई भी शामिल थे, और उस मीटिंग में इमरान खान ने इनको कहा कि जी आप जाके अपोजिशन से कहें कि नो कॉन्फिडेंस वापस लें, मैं असेंबली तोड़ूंगा, नया इलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद जनाब फिर कहानी यहां पे भी खत्म नहीं हुई, चलती रही और उसके बाद वो कुछ हुआ कि मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, क्योंकि बाजवा साहब प्राइवेट कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में इमरान खान को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी बाजवा साहब की असल ताकत फौज बहसियत एक इदारा है। जी, ठीक है, फौज की ताकत बाजवा साहब की ताकत थी। बाजवा साहब जो हैं उन्होंने खुद ही इमरान खान को कहा था कि फौज न्यूट्रल हो गई है, और ये फैसला जो है ये जीएचक्यू में कोर कमांडर्स के इजलास में हुआ था। तो फिर वो किस मुंह से अपने डीजीआईएसआई को और डीजीएमआई को और बाकी लोगों को कहते कि इमरान खान की मदद करो, वो तो नहीं कह सकते थे, ठीक है ना। तो
वो प्राइवेटली इमरान खान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं हुए। इमरान खान ने यह समझा कि बाजवा साहब मेरे साथ डबल गेम कर रहे हैं, और इमरान खान ने समझा कि जिस तरह मैं बाजवा साहब का यस मैन था, ये मुझे कहते थे ये कर दो, मैं वैसे करता था, तो ये उसी तरह आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी होंगे। अब आप देखें कि इमरान खान कहता था शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम है, ये बूट पॉलिश करता है। अब असल कहानी आपको पता चली है, अंदर की बात तो इमरान खान को भी पता है और परवेज लाई को भी पता है। इमरान खान को पहले दिन से पता है कि परवेज लाई को मेरे पास जनरल बाजवा ने भेजा है, तो वो पहले दिन से ही कंफ्यूज हैं। खान साहब कंफ्यूज हैं कि बाजवा साहब अगर परवेज लाई को मेरे पास भेज सकते हैं तो ये बाकी इनकी बात क्यों नहीं मान रहे। और वो उनका एक ख्याल है कि शहबाज शरीफ तो बहुत बड़ा चेरी ब्लॉसम है, तो ये उनकी बात क्यों नहीं मानता। अच्छा, फिर उसमें एक और भी वाकया हो चुका बीच में, फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, तो इसमें बाजवा साहब के साथ भी धोखा हुआ है और इमरान खान साहब के साथ भी धोखा हुआ है। बाजवा साहब के साथ धोखा ये हुआ है कि ये जो पार्टी थी ना, शहबाज शरीफ एंड आसिफ जरदारी एंड मौलाना फजलुर रहमान वाली पार्टी, इत्तेहादी जो हैं, ये इंगेजमेंट तो थी ना इनकी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत तो होती रहती है। इन्होंने तासुर उनको ये दिया हुआ था, ख़ास तौर पे बाजवा साहब को, हमारे बंदे पूरे नहीं हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं आनी यहाँ मरकज़ में बंदे कोई नहीं है पूरे। वो आराम से बैठे हुए थे, कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं आनी। इन्होंने बाकायदा एक मीटिंग में इन सब बड़ों ने फैसला किया था कि हमने अपने नंबर पूरे करने हैं, अंदर ही अंदर अपना काम करते जाओ, बाजवा साहब को पता नहीं लगन देना। ठीक है, इनको सारा पता था। देखे ना, ये सियासतदान है ना, इनको पता था कि बाजवा साहब की गेम क्या है, तो इन्होंने उनको पता ही नहीं लगने दिया। जिस दिन तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऐलान के लिए जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो मेरे पर पाबंदी थी, तो मैंने ट्वीट किया कि आज 3 बड़े एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, याद है आपको जी। और उसके थोड़ी देर बाद मीडिया को कहा गया जी कि आप फलां जगह पे पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बाजवा साहब और उनके जो ईयर्स एंड आइज थे, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है, और वो बड़े परेशान हो गए। और मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन कि ये तुमने क्या ऐलान कर दिया, क्या ट्वीट कर दिया, ये तो तहरीक अदम-ए-एतमाद ला ही नहीं सकते। मैं कहा भाईजान, पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ साहब ने सब लोगों से साइन करवा के कॉन्फिडेंस मोशन जमा भी करवा दिया, वो चल पड़े हैं, उधर जमा होने लगी है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज था, और हुकूमत के लिए भी। फिर इनका ये ख्याल था खान साहब का कि जरदारी कभी शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम कबूल नहीं करेगा। वो जरदारी साहब ने वो भी कर लिया। तो ये सारे सरप्राइजेस जो हैं, ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। और उसमें जो एक और जो वाकया है, वो भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि फिर जब वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब, तो उसके बाद फिर बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को प्रेशराइज करना शुरू किया, उनकी गर्दन जो है वो पकड़ ली कि अब असम्बली तोड़ो और इलेक्शन का ऐलान करो। ठीक है जी। तो इसमें इत्तेहादी जो है वो राज़ी नहीं हो रहे। मसला ये था कि उसमें जरदारी साहब और फजलुर रहमान और बाकी इत्तेहादी ऑन बोर्ड नहीं थे। मुस्लिम लीग नून जो है उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि वो आखिरकार मान गई। उसने कहा चलो ठीक है, हम इलेक्शन करवा देते हैं। जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि ये 1-2 दिन में फैसला होने वाला है, उन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इन्होंने असम्बली तो तोड़नी है, तो क्रेडिट मैं क्यों ना लूं कि मेरे लॉन्ग मार्च से और मेरे एहतजाज से असम्बली टूटी है। तो उस पर फिर जब इन्होंने ऐलान कर दिया, तो फिर नून लीग की क़यादत को एहसास हुआ कि ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया कि एक तरफ हमने एग्री कर लिया कि हम असम्बली तोड़ते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान से इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान करवा दिया है। तो ये तो हमारा तो जो है ना खोता खूह में गिर गया। तो एक तरफ तो मुनस लाई साहब जो हैं उन्होंने बाजवा साहब का कंधा इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा जी कि अगर बाजवा साहब इतने बुरे होते तो वो हमें कहते कि आप इमरान खान का साथ। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी कि चाह वो ये रहे हैं कि इमरान खान से लड़ाई किए बगैर इसको थोड़ा लटकाएं, इसको डिले करवाएं। और डिले वो इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि अगर डिले होगा तो उनको थोड़ी स्पेस मिल जाएगी मनूवरिंग की। वो ये चाह रहे हैं कि हम बजट एक दे दें, उसमें कोई तरक्याती मंसूबे शुरू करवा दें, तरक्याती फंड्स दे दें। बजट वही जून वाला। वो उनके लिए ज़रूरी क्यों है? उनके लिए ज़रूरी इसलिए है कि इलेक्शन तो लड़ना है ना उन्होंने अगला। तो पीटीआई वालों ने भी लड़ना है, जितने एमपीएस हैं उन्होंने भी लड़ना है। लेकिन उनके इतने स्टेक नहीं है ना जो इन बेचारे 10 के हैं। ये सिर्फ 10 हैं। जी जी, ठीक है जी। और लेवरेज है ना 10 की है, लेकिन ये 10 अगर अगला इलेक्शन ना जीते तो किधर जाएंगे? 10 अगर अपना इलेक्शन नहीं जीतते तो ये किधर जाएंगे?
तो क्योंकि इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि ये पीटीआई में शामिल हो जाएं और ये अगला इलेक्शन पीटीआई की टिकट पे, परवेज लाई साहब ने चौधरी शुजात के साथ जो लड़ाई की है इसका दोनों को नुकसान हुआ है, लेकिन परवेज साहब को अल्टीमेटली ज्यादा नुकसान इसलिए होगा। आइंदा तो चीफ मिनिस्टर नहीं ना बन सकते अब वो, जब मुनस लाई ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये इमरान खान जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे बाई इलेक्शन जीत रहा था, कौमी असम्बली की जो चीफ मिनिस्ट्री है इसमें जो हुकूमत कायम हुई है पंजाब में पीटीआई की, ये जनरल कमर जवेद बाजवा की मरहून मिन्नत इमरान खान साहब को एक्सपोज कर दिया ना उन्होंने। ये कभी आजम स्वाति से गालियां निकलवाते हैं बाजवा साहब को, कभी जनाब ये गालियां निकलवाते हैं फरक हबीब से, कभी असद उमर से, और अंदर की बात यह है कि ये बाजवा साहब जो हैं इन्होंने परवेज लाई को इमरान खान के हवाले किया। तो कोई तो है जो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहा है। ये परवेज लाई साहब आखिरी दफा बने हैं चीफ मिनिस्टर, इसके बाद कम से कम इमरान खान उनको नहीं बनाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के जरिए काफ लीग के बंदे तोड़ने की कोशिश करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अगर वो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है इसका उनको अल्टीमेटली नुकसान होगा। और ये जो मुनस लाई के इंटरव्यू ने जो पीटीआई की धूल उड़ाई है, मिट्टी पलीत की है, अगर आसिफ जरदारी साहब ने पंजाब में अपना खेल शुरू कर दिया तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर जो है पीटीआई मजलूम बन जाए। ना ये जो सारा एक जो ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है, अभी पूरा एक्सपोज नहीं हुआ, अभी तो थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है। ये सिर्फ 5% है, अभी 95% सामने आना है। अब मुनस लाई ने जो कहा है, फौज का जो दावा है उस पर डेंट डाला है, यही सूरत हाल जुडिशरी पे है। अच्छा नहीं, ये जो मैं बात गौर नहीं किया, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मुल्क में अमन आए, सुकून आए, इसी तरह आएगा ना। वफाकी हुकूमत धमकियां देने की बजाय कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इंगेज क्यों नहीं करते? मुझे ये बताएं, अर्ली इलेक्शन कोई आइन की खिलाफ वर्जी है? नहीं है। तो अगर 22 मई को अगर शहबाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया, 23 मई को उन्होंने ऐलान करना था, लेकिन क्योंकि वो दुबई में IMF की मीटिंग हो, अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो असम्बलियां टूट जाती और इलेक्शन हो जाता। बाजवा साहब बार बार कहते रहे, रिटायरमेंट के दिन तक जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया गल्फ के एक अखबार को, ये कहा कि फौज गैर सियासी हो चुकी है, ए पोलिटिकल हो चुकी है और आने वाले वक्त में भी इस पे कायम रहेगी। ये बात की ना उन्होंने, की क्यों प्राइवेट लोग राब्ते करते थे? क्या ये जो बाजवा साहब कर रहे थे ये पाकिस्तान के आइन को गाली नहीं है? आपको मसले का हल बता, जो ऐलान करते थे ना बाजवा साहब बार बार, फौज गैर सियासी हो चुकी है, सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो फौज बसीयत अदारा तो नहीं कर रही थी, चीफ तो कर रहा था ना। अब होना चाहिए कि ये जो ऐलान था ना उनका, इसको अमली जामा पहनाएं, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, चीफ से लेकर नीचे तक। जो कुछ बाजवा साहब ने किया है और वही कुछ और भी लोग जो हैं वो जुडिशरी के साथ भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश यही करें कि सारे इदारे आइन और कानून के अंदर रह के अपना काम करें।